डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आप सभी का नवोदय विद्यालय क्लास 9th का एग्जाम हो चुका है। 7 फरवरी वाला एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। मैथ्स के क्वेश्चंस हो, साइंस के क्वेश्चंस हो, हिंदी के क्वेश्चन हो या इंग्लिश के, बहुत ही सिंपल और बेसिक सा पेपर आया था। जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी, जिन्होंने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया होगा, उन्होंने कर लिया। अलग से कुछ भी नहीं पूछा गया और हमने जो पढ़ाया बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए। बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा मैंने कि आपको कब मैंने ये चीज पढ़ाई थी। जिन बच्चों ने बैच में एनरोल किया था वो भी, साथ में जिन बच्चों ने यूट्यूब से भी क्लासेस की थी वहां से भी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल गए। और देख लीजिए पिछले 15 दिनों में जो भी क्लासेस ली गई है द्रोड़ स्कूल पे, अब जितने भी वीडियोस मैंने जो अपलोड किए हैं, चाहे प्रीमियर के फॉर्म में हो या लाइव क्लासेस ली हो, मॉडल पेपर ली हो या फिर लास्ट में आपको वन शॉट में साइंस कंप्लीट किया हो, मतलब 15 दिन में जिन बच्चों ने 15 दिन की क्लासेस कर ली होंगी, साइंस के 35 आउट ऑफ 35 पूरे क्वेश्चंस कर लिए होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वहीं से आए। मैं आपको अभी प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि चीजें कहां से पूछी गई। और बाकी मैथ्स में पूरा जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस पूछे गए। हिंदी और इंग्लिश में भी ऐसा ही रहा। ठीक है, तो देखिए फिर से द्रोड़ स्कूल ने इस बार इतिहास रच दिया है। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। अब देखिए इस बार भी यही हुआ और द्रोड़ स्कूल ने फिर से इतिहास रच दिया। देखते हैं बेटा, ठीक है। साइंस के क्वेश्चंस हम स्टार्टिंग से देखते चलते हैं और सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, हाँ सर जी बिल्कुल जो पढ़ाया वही आया। देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो बेटा। क्वेश्चंस पढ़ते हैं। गरज वाले तूफानों के बनते समय धनात्मक आवेश एकत्र होता है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द, देखिए बादल के ऊपरी छोर, बादल के बारे में बात हुई है। देखिए ये मैंने कहा पढ़ाया आपको, यहां देख रहे हो, देख रहे हो ना, देखो देखो ध्यान से। बादल बना हुआ है तो आपको बताया था बादल के ऊपरी सिरे में पॉजिटिव चार्ज, निचले में निगेटिव, और जो धरातल होता है सरफेस में पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव निगेटिव मिलके जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है विद्युत धारा फ्लो होने लगती है, जिसके कारण बादल जो है आपको यहां पे चमक दिखाई देती है। ठीक है, यही बादल का गरजना, जो तड़ित का प्रोसेस होता है यही होता है। यही पूछा गया है कि बादल के ऊपरी भागों में देखिए आपको क्लियर देखने को मिलेगा। ठीक, आगे बढ़े बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे भूकंप के लिए पृथ्वी की निम्नलिखित में से कौन सी सतह जिम्मेदार है, ये आपके पेपर में आया। सीक्वेंस से दिखा रहा हूं, 66 से लेकर 100 तक पूरे 35 क्वेश्चन दिखाऊंगा मैंने कहां पे आपको पढ़ा रखे हैं। देख रहे हो ना, भूकंप के लिए पृथ्वी की निम्नलिखित में से कौन सी सतह जो है, कौन सी लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। देखो यहां पे क्वेश्चन क्या है, मूवमेंट ऑफ विच पार्ट ऑफ द अर्थ रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक। और देखिए इसका भी यहां पे भी आंसर भूपरपट्टी यानी क्रस्ट, और यहां पे भी देखो बेटा क्रस्ट भूपरपट्टी। देख रहे हो ना, देखो देखो देखो, यहां सामने से मैं हट जाता हूं, ये मैंने आपको पढ़ाया है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये देखो, धातुओं की वस्तुओं पर विद्युत लेपन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता। तो जिसका उपयोग किया जाता है वो तो मैंने आपको यहां बता रखा है। देखो सिल्वर प्लेटिंग, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखो क्रोमियम प्लेटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस, तो यहां से आपको पता चल गया। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, साथ में आपको सोडियम के बारे में बताया था कि सोडियम को आप वाटर में नहीं रख सकते, बहुत अधिक क्रियाशील होता है, तो उसको विद्युत लेपन में कैसे यूज करोगे, सॉल्यूशन होगा, बहुत भयंकर विस्फोट हो जाएगा। समझ में आ रही बात। चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन आया था आपका, तनिष्ठा एक बड़े समतल दर्पण के सामने 12 मीटर दूर खड़ी, उसको प्रतिबिंब से 6 मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए कितना चलना होगा। मतलब सिंपल सा, ये जो आपका प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी दूरी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको कराया था। देखिए ये इस तरीके का, ये भी देखो, यहां से सारे बच्चे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, देख सकते हो जो पढ़ाया वही आया। अभी पूरे एक एक क्वेश्चंस मिलाना है लास्ट तक, देखते चलो। अब ये वाला क्वेश्चन आएगा, प्रकाश की कोई किरण किसी समतल दर्पण पर परावर्तक पृष्ठ से 35 डिग्री का कोण बनाती हुई आपतित होती है, इस स्थिति में संगत परावर्तन कोण। ठीक है ना, यही क्वेश्चन आया। और देखो यहां पे, ये देखो, एक परावर्तित जो प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तक सतह से 35 डिग्री का कोण बनाती है और परावर्तन कोण आपसे पूछा गया है। समझ में आ रही बात। आपको पता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, सिंपल सा। इसमें भी 55 डिग्री आंसर और इसमें भी 55 डिग्री आंसर आपका आ गया, बात खत्म। देखो देखो कितना सिंपल प्रश्न आया है। आगे बढ़े, चलिए। ये देखो, किसी छड़, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, किसी कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के टुकड़ों पे आपस में रगड़ा जाता है तो मान्यता के अनुसार निम्नलिखित में से क्या घटित होता है। मतलब किसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, किसमें निगेटिव चार्ज। अ ग्लास रॉड एंड द पीस ऑफ सिल्क आर रब्ड टुगेदर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन अकॉर्डिंग टू
कन्वेंशन मतलब मान्यता के अनुसार। तो देखो सिंपल सा इसका आंसर है, कांच की छड़ पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, कांच की छड़ में धन आवेश और रेशम के कपड़े में ऋण आवेश, ठीक है। देखो यही सेम क्वेश्चन, देखो यहां पे ध्यान से देखो, when a glass rod is rubbed with silk what type of charge acquired by the glass and the silk cloth respectively। देखो कांच की छड़ में पॉजिटिव एंड सिल्क बिकम निगेटिव। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। देख रहे हो ना कितना सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं, रेड डाटा बुक। ये पेपर में आपका क्वेश्चन आया है कि जो रेड डाटा बुक है उसमें क्या मेंशन होता है, और इसका आंसर है सभी संकटापन्न पौधे और जंतु, ऑल इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल। और देखो मैंने जो कराया है, देखिए द रेड डाटा बुक कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट, तो इसमें आ गया इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल, यही सेम आ गया ना। देखो जिन बच्चों ने क्लासेस की है वो बच्चे सब कुछ सही कर देंगे। मैंने बोला ना हमेशा बेटा हम जो पढ़ाते हैं बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हमारा जो फोकस रहता है इधर ज्यादा शॉर्ट्स रील्स वगैरह ये सब बनाने में नहीं होता, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ाने में होता है। देखिए हमारे आप वीडियोस में जाके देखिए आपको कोई अलग से हर वीडियोस या फिर कुछ ऐसा नहीं दिखेंगे, केवल हम फोकस करते हैं पढ़ाई पे ताकि बच्चे एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएं, है ना। सबसे फोकस तो यही रहता है, बच्चों का भी यही गोल रहता है। इसका देखो मानव के जनन के संदर्भ में कथन पे विचार करना है कौन सा सही है, ठीक है। तो मानव शुक्राणु में एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। देखो ये क्वेश्चन कराया कि हाउ मेनी मेन पार्ट डज द ह्यूमन स्पर्म सेल हैज। देखो स्पर्म सेल में 3 है ना, देखिए और यही 3 आपको दिए गए हैं, देखो ये देख रहे हो ना। चलिए इसके बाद निषेचन के द्वारा जो अंडाणु शुक्राणु की ओर गमन करता है अभी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। अब देखो यहां मानव में जो अंडाणु और शुक्राणु का संयोग कहां पे होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए यहां पे क्वेश्चन आया है कि जो निषेचन होता है विशेष किसमें होता है, वृषण में। द स्पर्म इज द ये आया है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द टेस्टिस, जबकि यहां पे क्लियर बताया था जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो आपका फ्यूजन होता है, जो दोनों मेल गेमेट्स फीमेल गेमेट्स कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब। तो आपको वो आंसर आपने गलत कर दिया होगा। और आगे चलें, देखिए यहां पे इसके बाद है आगे निषेचन के द्वारा अंडाणु जो होते हैं, मतलब जो एग है वो मूव करता है स्पर्म की ओर। ऐसा नहीं बेटा, अभी आपको देखिए ये क्वेश्चन में मैंने आपको क्लियर बताया था कि शुक्राणु की पूंछ का क्या काम होता है, उसके 3 भाग होते हैं। तो क्या करता है शुक्राणु को तैरने और आगे बढ़ाने में, जो शुक्राणु होता है वो आगे जाता है कब, कहां तक, अंडाणु तक। अंडाणु नहीं आता शुक्राणु के पास, ठीक है। तो यहां से वो भी चीजें क्लियर हो गई। इसके देखो ये तो हमने यहां से कर लिया शुक्राणु की पूंछ वाला, हाँ ये क्लियर हो गया। इसके बाद है ये देखिए एक क्वेश्चन है जो आपने बोला ना, यहां पे लिखा हुआ है क्लियर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए यहां पे कि शुक्राणु नए वृष्टि का प्रारंभ है, ठीक है। द स्पर्म इज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू इंडिविजुअल, जबकि यहां पे आपको क्लियर बताया गया है बेटा, ध्यान से देखो कि वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा जनन कोशिकाएं मिलकर नए जीवन की शुरुआत करती है। देखिए न्यू बिगिनिंग्स आ गया, इज द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गेमेट्स फ्यूज टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। तो उसे क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है जब मेल और फीमेल गेमेट्स मिलते हैं, जबकि उसमें लिखा है कि नए जीवन की जो शुरुआत है शुक्राणु जो है, द स्पर्म इज बिगिनिंग ऑफ द, स्पर्म नहीं दोनों का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक। चलिए ये हो गया। इसके बाद आगे चलें, देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है हार्मोनों की सहायता से जंतुओं में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को, उसके कथन जो दिए गए हैं उसको सीक्वेंस से लगाना है। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो आप सभी खुद। दे आर सेक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेट साइड, है ना। इसके बाद है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, टारगेट साइड रिस्पॉन्सिबल टू हार्मोन एंड चेंज ऑब्जर्व इन द बॉडी। ये क्वेश्चन आया था, इसको सीक्वेंस से लगाना था। देखो बेटा ये पढ़ाया मैंने, देखो देखो ध्यान से, ऐप के अंदर जो क्लासेस हुई थी और वही क्लास मैंने यूट्यूब पर भी प्रीमियम कर दी थी, यूट्यूब पर प्रीमियर की थी। देखो वही सेम क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जनन अंगों जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है, रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है और विभिन्न स्थल, लक्ष्य स्थल जो टारगेट साइड में पहुंचा दिया जाता है और यौनात्म के सारे शरीर में परिवर्तन उद्दीपित होते हैं। और यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको सीक्वेंस में लगाना था और कुछ भी नहीं आया, ठीक। चलें आगे। इसके बाद आया है जब ड्रॉपर जिसकी चंचू पानी में रखी हो पर बल्ब पे लगे दाब को हटा दें तो ड्रॉपर में पानी चढ़ जाता है, क्यों, ठीक है। मतलब वही व्हेन द प्रेशर ऑफ बल्ब ड्रॉपर, ये देखिए ड्रॉपर वाला, ड्रॉपर बना के बताया था ये, देखिए ड्रॉपर बना के यही क्वेश्चन आया, व्हेन अ प्रेस द बल्ब ऑफ द ड्रॉपर, यही आ गया, जिसमें इसमें आंसर है अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहां भी देखो इसमें भी आंसर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो क्लियर स्क्रीनशॉट एक एक जगह का लेकर आया हूं, अगर देखना हो तो बिल्कुल आप YouTube पे जाइए, द्रोड़ स्कूल के YouTube चैनल पे जाइए। 19 जनवरी से लेके 7 फरवरी तक जितनी भी क्लासेस हमने अपलोड की साइंस की, सब कुछ छान मारिए, सारा का सारा डेटा आपको वहां मिल जाएगा, कुछ भी कहीं से बाहर से नहीं आया, सारा स्क्रीनशॉट वहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक
विद्युत का चालन कर सकता है, तो विद्युत का चालन इसमें कौन सा कर सकता है, जिसमें आयंस बनेंगे यानी सिर का। और देखो यहां पे बिजली का संचालन नहीं करेगा, तो देखो यहां सिरका करता है, आपको बताया, टैप वाटर करता है, लेमन जूस करता है, वेजिटेबल ऑयल नहीं करता। ठीक है, ये तो ये ऐसे बताया। एक और देखो यहां पे क्लियर लिखा था कि कहां से विद्युत का चालन होता है, तो यहां पे देखो ये आसुत जल है, इसमें से नहीं होता, लेमन जूस से होता है, चीनी से नहीं होता, और फिर आपका वनस्पति तेल। यही तीन तो थे कि आपका देखो एक है डिस्टिल वाटर, एक शुगर है और वेजिटेबल। देखो यहां पे क्वेश्चन में देखो वेजिटेबल ऑयल, डिस्टिल वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन, और यहां पे देखो क्लियर लिखा है कि विनेगर से होता है। इसमें से किस में से नहीं होता भी बता दिया था और किस में से भी हो जाता है, तो क्लियर है बिल्कुल सेम टू सेम। इसके बाद आगे बढ़े, बाकी अपने दोस्तों भाई बंधुओं को एक बार जरूर बता दीजिएगा कि नेक्स्ट ईयर 2027 के लिए द्रोण स्कूल ने अपना बैच स्टार्ट कर दिया है, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल कम्युनिटी स्कूल क्लास 6 के लिए। साथ ही नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है 2027 वाले बच्चों के लिए। बाकी आगे बढ़ते बेटा, देखिए और ये भी देख सकते हैं आप क्लियर कि कहां पे इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होगा तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, जो आपका कंपास होता है डिफ्लेक्ट है, ठीक है, उसमें जो सुई होती है वो थोड़ी उसमें हलचल महसूस होती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो किसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, देखो यहां क्लियर चार्ट बना के बताया मैंने, नींबू के रस से यस, सिरका से यस, और यही पूछा गया है। देखो इसके बाद है वनस्पति तेल से नो, ठीक है ना, क्लियर है, डिस्टिल वाटर से नो। एक एक चीज हमने बताई बेटा, एक एक चीज आपको अच्छे से बताई थी। इसका ये वाला क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है, क्वेश्चन आया है, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, और इसका आंसर है चुंबकीय, ऊष्मीय और रासायनिक प्रभाव। देखो ध्यान से, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया और ये मैंने कहा बताया। देखो देखो यहां पे ध्यान से, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस, इसमें आ गया हीटिंग, केमिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, इसमें भी डी आंसर देख रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका दिए देखो, कोई वस्तु 30 सेकंड में 15 दोलन करती है, इस वस्तु की आवृत्ति और आवर्तकाल निकालना है। अब बॉडी में 15 ऑक्सीलेशन है, 30 सेकंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। देखो सेम क्वेश्चन, 30 सेकंड में 15, और इसमें क्या है देखो, देखो ध्यान से, 4 सेकंड में 40 बार ऑक्सीलेशन करती है, तो आपको फिर से देखो फ्रीक्वेंसी और आपको टाइम पीरियड बताना। एक बार ये बता दिया, फिर देखोगे, देखो सेम क्वेश्चन, अब देख रहे हो ना यहां पे देखो, और सेम टू सेम इसमें आंसर भी सेम आया बेटा, है ना। देखो इसमें आंसर, इसमें 30 सेकंड में 15 दोलन, और यहां पे देखो 40 सेकंड में 20 दोलन, मतलब 30 का आधा 15, और इधर देखो 40 का आधा 20, सेम टू सेम क्वेश्चन। इसमें पूछा है आपका टाइम पीरियड, और मैंने यहां पे फ्रीक्वेंसी भी निकाल के बताया, आंसर भी यही आया है, 2 सेकंड एंड 0.5 हर्ट्ज। जाके देख लो, सेम आंसर आया बेटा, सेम टू सेम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे जैव विविधता क्या है, बायोडायवर्सिटी आपसे पूछा गया, और ये देखो हमने यहां पे बताया बायोडायवर्सिटी क्या है, व्हाट इज बायोडायवर्सिटी। देख रहे हो ना यहां पे, देखो ध्यान से देखो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रतिवर्ष सुदूर क्षेत्रों में प्रवासी पक्षियों के उड़कर आने का कारण नहीं है। जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, जो आप अलग से अपने जो एक्सट्रीम वेदर के वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पे आ जाती है, उनका कारण नहीं है। देखो यही क्वेश्चन पूछा, प्रवासी पक्षी एक विशेष मौसम में सुदूर क्षेत्रों तक उड़ते हैं क्योंकि, ये भी आपको मैंने बताया। समझ में आ रही है ना बात। चलिए, और इसके बाद किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, तो इसका आंसर है सीधा और वस्तु के समान आकार, इरेक्ट एंड सेम साइज। देखो यहां पे कराया, ठीक है। क्वेश्चन है द फीचर इन द इमेज ऑन ए फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, तो देखो कैसा बनता है, सीधा बनता है, क्लियर बताया। इरेक्ट और अपसाइड डाउन, तो ये इरेक्ट हो गया। इसका सेम साइज, यस, देखो सब कुछ बताया था। साथ ही उतनी ही दूरी में बनेगा जितने, जो ऑब्जेक्ट है मिरर से जितनी दूरी पर है, प्लेन मिरर से, उतने ही पीछे उसका इमेज बनता है। साथ ही पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो बनता है वो वर्चुअल बनता है। सब कुछ बताया बेटा, सब कुछ। देखो अब नेक्स्ट है साइलो। साइलो आया पेपर में। साइलो का उपयोग क्यों होता है, साइलो का उपयोग क्यों होता है, भंडारण के दौरान जो बीजों को चूहे कीटों से संरक्षण से बचाने के लिए। देखो साइलो, ये देखो साइलो बना हुआ, साइलो दिख रहा है, ये साइलोस है। और इसके बाद देखो यहां द क्रॉप ग्रेन एंड, ठीक है, इंसेक्ट एंड माइक्रो, उनके ग्रोथ से बचाने के लिए कृदंतनाशी जो दांतों से काट लेते हैं उनके लिए, सब कुछ यहां पे साइलो आपको दिख रहा है। यहां बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। ठीक, आगे ये देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जीवाणु चने के पौधे की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं, लिखा हुआ है, सही है गलत कैसे पता चलेगा, अभी दिखाता हूं मैं आपको। देखो यहां देखो, ये देखो लेगुमिनस प्लांट, चने, देखो चना लिखा हुआ है यहां पे क्लियर, ठीक है। रूट नोड्यूल लिखा हुआ है, राइजोबियम बैक्टीरिया लिखा हुआ है, सब कुछ लिख दिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन लिखा हुआ है, सब कुछ अच्छे से लिखकर बताया, और यही पूछा गया। देखो यहां पे
ध्यान से देखना ये कि राइजोबियम बैक्टीरिया जीवाणु चने की पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द क्या है रूट नोड्यूल ऑफ द ग्राम प्लांट, ठीक है, प्लांट यानी चने के पेड़। इसका उर्वरक मिट्टी की प्रचुर मात्रा में ह्यूमस बनाते हैं। तो मैंने क्लियर आपको बताया, देखो ये बताया था कि उर्वरक ह्यूमस नहीं बढ़ाते, क्लियर। जिस दिन क्लास ली, जिस दिन पेपर था उसके सुबह ही बताया ये, तो यहां से ये वाला हो जाता। और नेक्स्ट देखे, इसके बाद है सरसों के बीजों को हम वर्षा ऋतु में बोते हैं। वर्षा ऋतु क्लियर बताया, वर्षा ऋतु मतलब ये खरीफ क्रॉप है, लेकिन सरसों का तो मैंने यहां पे आपको क्लियर बताया। देखो रबी क्रॉप में ये सरसों बताया, और कब बोया जाता है इसे, अक्टूबर नवंबर में, बरसात में नहीं बोया जाता। ये भी देखो रबी क्रॉप बताया सरसों, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो ये बीजों की बुआई सीड ड्रिल से करते हैं। बुआई के उपरांत भी जो बीज है वो मिट्टी द्वारा ढक लिए जाते हैं। देखो अभी ये देखो, ठीक है, सीड ड्रिल इज ए प्रीफर्ड ओवर द ब्रॉडकास्टिंग प्रीमियरली बिकॉज इज, देखिए ठीक है, बीज बोने की तुलना में सीड ड्रिल इसलिए बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि बीज बिना ढके रहे, नहीं ये नहीं, एक समान गहराई और फिर प्रॉपर सॉइल कवर, उचित मिट्टी का ढकाव हो, यही तो पूछा गया। देखो इस तरीके से आपने सारे ये क्वेश्चंस कर लिए, चार बड़े बड़े एक के साथ चार क्वेश्चन दिए गए थे। समझ में आ रही बात? इसके बाद है खरपतवार को किसी खेत से हटाने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? द बेस्ट टाइम टू रिमूवल ऑफ वीड्स जो हटाने के लिए, तो सबसे पहले कौन सा समय होता है? तो इसका आंसर है खरपतवार में पुष्पड़ और बीज बनने से पहले, मतलब जो खरपतवार है ग्रो मत करे उसमें, मतलब फ्लावर और सीड्स डेवलप ना हो उससे पहले ही उसे हटा दो, वरना जो उसके फ्लावर हैं, जो बीज है, गिरकर फिर से नया खरपतवार बना देंगे। ठीक है, तो खरपतवार के बारे में आपको बताया मैंने, खरपतवार से सुरक्षा ये जो होते हैं, सब कुछ पढ़ा है बेटा, सब कुछ है ना। इसके बाद आप देखो एंटीबायोटिक कहलाई जाने वाली औषधियां, जो एंटीबायोटिक होती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मारने के लिए, तो किससे बनाई जाती है? तो वो किससे बनाई जाती है? जीवाणु और कवक से। देखो यहां पे ये भी बताया एग्जाम्पल, बिल्कुल ये आपके बुक का स्क्रीनशॉट है, इसको लेकर मैंने बताया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली एंटीबायोटिक बनाई थी जिसका नाम पेनिसिलिन था, जो पेनिसिलियम नामक फंगस से बनाई गई थी। बार बार मैं सभी बच्चों को बताता था। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया और फंगस का यूज करके जो एंटीबायोटिक बनाई जाती है। देखो एंटीबायोटिक के नाम भी आपको दिख रहे हैं। इसके बाद है ये देखो, कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान करना था, मतलब कौन सी बीमारी किस माध्यम से फैलती है, जो कम्युनिकेबल डिसीजेस संचारी रोग है किस मीडियम से फैलते हैं। ठीक है, ये आपको सही जोड़ी लगाना था। खसरा, हेपेटाइटिस ए, हैजा, चिकन पॉक्स, सब कुछ बताया। देखो यहां पे आपको बताया डिसीज इज कॉज्ड बाय किसके द्वारा? देखो यहां पे ध्यान से, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से इसमें से आ गया था क्या आपका? कॉलरा आ गया था। हैजा तो वाटर एंड फूड, देखो ध्यान से, ठीक। और इसके बाद इसमें वायरस में से आ गया था आपका क्या? वायरस में से आया था चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स एयर एंड कॉन्टेक्ट से। इसके बाद आपका खसरा आ गया था, मिसल्स आ गया था एयर से। इसके बाद हेपेटाइटिस ए आ गया था वाटर से। देख रहे हो ना यहाँ पे, देखो बिल्कुल जोड़ी मिल जाएगी। खसरा था, हेपेटाइटिस ए था, हैजा था, चिकन पॉक्स था, खेल खत्म। सब कुछ पढ़ा है मैंने, सब कुछ। इसके बाद है पदार्थ जो कोयले के परिष्करण द्वारा प्राप्त नहीं होते, मतलब कोयले को रिफाइनिंग करके प्रोसेस करके हम जो प्राप्त नहीं करते। तो देखिए आपको यहां पे क्लियर बताया कि कोयले से हमको क्या क्या मिलता है। देखो ये कोल बनाया, ये कोक है, कोलतार है, कोल गैस है, ये क्या है? ये कोयले से हमको मिलते हैं। ठीक है, जबकि पूछा नहीं मिलते, तो देखो कोक है, कोलतार है, कोल गैस, तीन चीज मिल गई, तो बिटुमिन अपना आंसर होगा। और सिंपल सा देखें कि बिटुमिन कोयले से प्राप्त नहीं होता। देखो क्वेश्चन कराया, विच फ्रैक्शन ऑफ द पेट्रोलियम यूज्ड फॉर रोड सरफेसिंग, मतलब पेट्रोलियम का कौन से अंश का यूज करते हैं? तो पेट्रोलियम का हम करते हैं किसका? बिटुमिन का, सिंपल सा। तो देखो यहां पे ये भी बताया, तो क्लियर आपको पता चल जाएगा कि ये बिटुमिन है, ये किसका अंश है? पेट्रोलियम का। कोयले का नहीं है पूछा है, तो ये बिटुमिन आंसर है। आगे चले, स्पाइरोगायरा और क्लाइडोमोनास के बारे में पूछा है कि ये क्या है, किस सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं। तो देखो यहां क्लियर कराया, इनमें से कौन सा कवक का उदाहरण नहीं, मतलब फंगस नहीं है। तो क्लियर आंसर लगाया मैंने ए वाला, क्लाइडोमोनास। वो क्या है? एल्गी। देखो यहां एल्गी लिखा हुआ दिख रहा है, वही पूछा है। तो क्या है जो आपका क्लाइडोमोनास है, वो क्या है? शैवाल है। ठीक है, और स्पाइरोगायरा तो क्लियर, ये भी देख लो ना, और अच्छे से बताया था मैंने कि देखो यहां पे एल्गी दिख रहा है, एल्गी में एग्जांपल में क्लाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा दोनों आपको लिखा हुआ दिख रहा है। यहां से दोनों क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। ये देखो, वह धन जिसमें फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ वायु में रखे जाने पर बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक ज्वाला के साथ जल उठते हैं। कंबशन इन व्हिच ऑफ द सब्सटेंस लाइक फास्फोरस व्हेन केप्ट इन एयर सडनली बर्न्स इनटू फ्लेम विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट, बताओ इसे क्या कहा जाता है? देखो क्वेश्चन कराया मैंने, विच टाइप ऑफ कंबशन अकर व्हेन द मटेरियल कैचेस फायर ऑन द ओन। ठीक है, बिना किसी बाहरी लॉ के जल उठते हैं, तो कौन सा उसे कहा जाता है? क्या उसे स्वतः दहन, स्पॉन्टेनियस कंबशन। और इसमें भी आया देखो, स्वतः दहन, स्पॉन्टेनियस कंबशन। देख रहे हो ना, देख रहे हो। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। बाकी
अपने दोस्तों भाई बंधु को जरूर एक बार बता दीजिएगा कि नेक्स्ट ईयर के लिए द्रोड़ स्कूल ने बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के लिए लाइव बैचेस है ना। लाइव बैच से बच्चे क्लास करेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। बच्चे स्टार्टिंग से जुड़ेंगे, पढ़ते चलेंगे, सीखेंगे, डाउट उनके चैट के माध्यम से क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। यानी कंप्लीट पैकेज है आपकी तैयारी के लिए। अगर आप चाहते हो तैयारी करना, अभी तक इनरोल नहीं किया तो जल्द से जल्द इनरोल करके अपनी बेहतरीन तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही नवोदय विद्यालय क्लास 9 वाले बच्चों के लिए भी हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैंने आपको बताया। फायर एक्सटिंग्विशर तो एक ब्रॉड टर्म है बेटा, इसके अंतर्गत बहुत सारे आ सकते हैं। पानी भी आ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ सकता है, रेत भी आ सकता है, फोम भी आ सकता है, लेकिन इसका स्पेसिफिक आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहां पढ़ो, देखो यहां लिखा हुआ है, देखो विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। देख रहे हो ना, लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर फॉर द फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड इनफ्लामेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल। क्लियर? चलिए तो आंसर यहां पे ये क्लियर बताया। देखो यहां अलग से CO2 लिख के उसके सिलेंडर बना के मैंने बताया है ना। चलिए आगे, इसके बाद कौन सा एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, तो कौन सा है बताओ? अक्षय मतलब जिसकी जो मात्रा है वो असीमित है, सीमित मात्रा में नहीं है, कभी खत्म नहीं होंगे, तो ये है सूर्य का प्रकाश। और देखो फिर क्वेश्चन, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? सूर्य। खत्म, खेल खत्म बेटा, खेल खत्म। इसके बाद आगे, मुर्गियों के जनन के प्रक्रम के बारे में कौन सा गलत है बताना। देखो इसमें आंतरिक निषेचन होता है। मुर्गियों के विकसित होने पर अनेक सुरक्षित लेयर होती हैं। मुर्गी के भ्रूण को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह लगता है। ये जरायुज होते हैं। देखिए सब कुछ बताया अभी। देखिए मुर्गी क्या है, मुर्गी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। देखो इसमें आंतरिक निषेचन, ये देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, देखो इंटरनल फर्टिलाइजर है वो, ठीक है। साथ ही ओविपोरस है, अंड प्रजक है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ विविपोरस, तो ये गलत हो गया। समझ में आ रही बात? वो ओविपोरस से अंडे देती हैं। और बताते हैं, देखो एक अंडे से मुर्गी मतलब बनने में कितने समय लगते हैं? 3 सप्ताह। यही आपसे पूछा गया। देखो यहाँ पे 3 सप्ताह का समय लगता है। और आपको बताया जब एग होता है उसके ऊपर की व्हाइट लेयर नहीं आ जाती, प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। क्लियर? खेल यहाँ पे खत्म हो गया। आगे चले, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें नवजात शिशु वयस्क के बिल्कुल सेम मिलते जुलते दिखते हैं? बेटा तो जो आपके क्या होंगे, जो जराइज होंगे बिल्कुल सेम टू सेम दिखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डू यंग वंस रिजेंबल देयर पेरेंट्स? तो बिल्कुल इसमें गाय आपका आंसर आया था। देखो यहाँ पे ये भी कराया, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बर्थ यंग वंस? तो निम्नलिखित में से कौन से जानवर बच्चों को जन्म देते हैं? तो इसमें गाय। बाकी सभी अंडे देते हैं। ये जो अंडे देंगे उसमें जो होंगे यंग वंस अपने पेरेंट्स के सेम टू सेम नहीं दिखेंगे, धीरे धीरे बड़े होंगे तब दिखेंगे। लेकिन जन्म के समय बिल्कुल मिलते जुलते कब बताओ? जो नवजात शिशु होते हैं वो बिल्कुल गाय में सेम टू सेम, गाय का बछड़ा। और वो जो आपके विविपोरस होंगे वो सेम टू सेम दिखेंगे, और जो ओविपोरस होंगे वो अलग दिखते हैं। जैसे मेढक जो है मछली जैसा दिखता है, धीरे धीरे टेडपोल से एडल्ट मेथड बनता है। तो क्लियर है, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे ओविपोरस विविपोरस मैंने क्लियर बताया था, है ना। इसके बाद देखो 4 घनिष्ठ मित्र, मतलब कि देखो ये मतलब समझो बॉटल ही है या कंटेनर है जिसमें पानी है, और लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर आ रहा है उसका आपको क्या करना है? बढ़ते क्रम में बताना है। देखो सेम ये अब यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, इट हैपन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एज द डेप्थ इंक्रीज। तो मतलब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है प्रेशर बढ़ता है, ये लिखा हुआ है। एक बार बताया, इसका देखो ये एग्जांपल देकर बताया, ठीक है। ये मैंने क्लियर आपको बताया, एग्जांपल देकर बताया। इसके आगे चलने तो देखो ये आपके बुक का एग्जांपल, इसको भी मैंने पढ़ाया जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऊंचाई के साथ साथ जैसे जैसे आपकी ऊंचाई बढ़ेगी क्या होगा? प्रेशर अधिक लगेगा, वाटर की हाइट। इसके बाद देखो ये 4 बेलनाकार छड़ वाला, मतलब कि ये प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें देखो ईंट का एग्जांपल लेकर ये वाला कराया था मैंने। ईंट देखो, एक ईंट है जिसका जो भार है, मास है, वो बिल्कुल सेम टू सेम है, अलग अलग तरीके से रख रहे हैं। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगा था, देख सकते हैं। एक सेकंड रुक जाना, देखो इसमें यही है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया से लग रहा था। मतलब जिसका भी ये जो रॉड ऐसी ऐसी 4 रॉड है ना, जो पतली रॉड होगी जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसमें ज्यादा प्रेशर लगेगा, ज्यादा गहराई से अंदर जाएगा। बस कॉन्सेप्ट वही था। देखो क्या है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इसमें भी वही लगा था। बस ये थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन था, ये कुछ थोड़ा सा अलग था। चलें आगे। इसके बाद देखो ये चाकू वाला एग्जांपल दिया था कि चाकू जो है उसकी नोक जो है घुस जाती है। साथ ही कील का एग्जांपल लिया था, कील का जो नुकीला सिरा होता है उसमें क्षेत्रफल कम होता है, इसलिए दाब अंदर लगता है तो अंदर चला जाता है, ठीक है। ये आपको मैंने एग्जांपल से बताया था। इसके बाद ये देखो बेटा, यौनारंभ के दौरान केवल लड़कों में दिखाई देने वाले, बॉयज में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो आपको बताने हैं। तो देखो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण लड़कों में,
ठीक है, इसका एडम एप्पल के बारे में, कंधों का आकार, चेहरे पर बाल आना, तो ये सब कुछ मैंने पढ़ाया बेटा। देखो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए गर्ल्स में इन गर्ल्स, तो देखो एस्ट्रोजन होता है गर्ल्स के लिए होता है, जबकि यहां बॉयज लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, बॉयज में टेस्टोस्टेरोन होता है। इसके बाद ये देखो स्वर में परिवर्तन, तो यहां पे मैंने आपको क्लियर बताया है, देखो कंठमणि के बारे में, स्वर यंत्र के बारे में, ठीक है, यहां पे बॉयज डेवलप लार्जर बॉक्स, और इसके बाद देखो यहां एडम एप्पल, जिसे एडम एप्पल कंठमणि कहते हैं, सुस्पष्ट क्लियर आपको उभरे हुए भाग देखते हैं, यहां पे मैंने क्लियर बताया। इसका ये देखो शारीरिक आकृति में परिवर्तन, तो देखो आपको इमेज भी बताया कि वृद्धि के समय लड़कों के कंधे चौड़े हो जाते हैं, देखो यहां पे क्लियर दिख रहा है ना। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद किसी जलाशय में यह पाया गया कि बहुत लंबे समय टेडपोल के वयस्क में बदलने की प्रक्रिया का नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, या किसी कमी कारण होता है, तो ये होता है थायराइड ग्रंथि से उत्पादित थायरॉक्सिन हार्मोन कारण। देखो यहां पे पढ़ो इसको ध्यान से, लिखा हुआ है ना कि मेढक में थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन द्वारा इसका नियमन होता है। अगर कमी हो जाए तो वो वृद्धि नहीं करते, पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं होगा तो फिर जो थायराइड ग्रंथि है वो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनाएगा, जिससे जो आपका टेडपोल है वो एडल्ट मेथड में कन्वर्ट नहीं होगा। सब कुछ बताया बेटा, ये क्वेश्चन आया, यहां से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद है स्टैटिक लोटनिक और सर्पी घर्षण, यानी कि आपका स्टैटिक रोलिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में आया कि जो उसका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसका बढ़ता क्रम आपको बताना था। बढ़ता बताना, ठीक है। देखो यहां पे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन, ठीक है, लोटनिक स्टैटिक और सर्पी घर्षण के कारण बलों के घटते क्रम के लिए कहा गया है, तो घटते क्रम यहां बताना है और वहां पे आपको बढ़ता क्रम पूछा गया है। कितना सिंपल था। यहां आपको क्या पूछा गया है, यहां बढ़ता क्रम पूछा गया है और मैंने यहां पे आपको घटता क्रम बता दिया। 3 चीज है, तो यहां से आप चीजों को सॉल्व आराम से कर सकते हो। समझ में आ रही बात। देखो यहां आंसर क्या आएगा, घटता क्रम सबसे ज्यादा ये स्टैटिक, फिर सर्पी, फिर लोटनिक, तो ये आंसर आ जाएगा। और जबकि इसमें बढ़ता क्रम पूछा गया तो इसका उल्टा कर लो, मतलब लोटनिक, सर्पी और स्टैटिक, तो लोटनिक किधर है, लोटनिक, सर्पी और स्टैटिक, ये मतलब रोलिंग, स्लाइडिंग और स्टैटिक। सिंपल सा है बेटा, सिंपल सा। ये बढ़ता क्रम है, ये घटता क्रम, बस सिंपल सा। आगे चले तो 2 पृष्ठों के बीच घर्षण को कम करने के लिए इन पृष्ठों को क्या करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, खुरदुरा बनाएंगे। कम करना है, नहीं। चिकना बनाएंगे, जी हां। खांचेदार, नहीं। कठोर, नहीं। देखो ठीक है, खुरदुरी सतहों में चिकनी सतहों की तुलना में अधिक घर्षण क्यों होता है, तो देखो चिकनी सतहों की तुलना में, तो चिकनी सतह बनाएंगे तो क्या होगा, अपना जो फ्रिक्शन है वो कम होगा। क्लियर, वहां पे लिखा भी हुआ है खुरदुरी सतह में चिकनी सतह की तुलना में अधिक घर्षण होता है, क्यों, ये भी समझा दिया मैंने। इसका लास्ट क्वेश्चन, सामान्य स्वस्थ मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति परिसर, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन ईयर, तो ये आ गया 20 to 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी की साउंड है वो सुनते हैं। यहां भी देखो कि मनुष्य समानता किस हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं, तो ऑडिबल साउंड 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ये भी आपको करा दिया, ये भी करेक्ट। पूरे 35 क्वेश्चंस मैंने साइंस के करा दिए। मैथ्स में तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि जो पढ़ाया वही आया, उसमें डेटा चेंज हो जाता है, और बाकी हिंदी इंग्लिश में सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। देखिए बेटा, इस तरीके से मैंने प्रूफ के साथ आपको बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए पूछे गए। बाकी आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया है। कमेंट बॉक्स में लिख के एक बार सारे बच्चे लिख देना, सर जी जो पढ़ाया वही आया। एक बार सारे बच्चे एक साथ लिख देना, सर जी जो पढ़ाया वही आया। और पेपर कैसा गया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं। बाकी आप सभी इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की लिस्ट में शामिल हो जाओगे, और इन बच्चों की आपको लिस्ट देखनी है। हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे विजिट करो और वहां शॉर्ट सेक्शन में जाओ, बच्चों के रिव्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। बाकी नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के लिए हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। नवोदय के लिए नवोदय लाइव बैच 1, और सैनिक और मिलिट्री स्कूल के लिए तेजस लाइव बैच 1। नवोदय विद्यालय क्लास 9 की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच 9th के लिए हमारा स्टार्ट हो चुका है। साथ ही जो बच्चे लाइव बैचेस क्लासेस नहीं कर पाते उनके पास रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है। नवोदय विद्यालय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा। इनरोल करने में दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी, कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाकी कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो, पेपर का हाल कैसा था, ठीक है, पेपर का एनालिसिस, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे, एक बार देख लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों भाई बंधुओं को जरूर पहुंचाएं। साथ ही जो आपके दोस्त भाई बंधु नेक्स्ट ईयर के लिए, छोटे भाई तैयारी करना चाहते हैं, तो उन्हें जरूर बताएं कि द्रोड़ स्कूल से पढ़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में रखते इतना ही। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सर जी जो पढ़ाया वही आया, ठीक है। फिर इस वीडियो में रखते इतना ही। किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।